नमस्कार। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कई सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में बहुत ही सहायक है। यानी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन कंपाउंड्स की वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है। उन्हीं में से कुछ प्रॉपर्टीज़ को आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी वो उसकी स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी, उतनी ही ज़्यादा जटिल होगी। यह एग्जांपल मैंने ले रखा है कि एक तो वाटर की जो लिक्विड स्टेट है उसकी स्ट्रक्चर और वाटर की सॉलिड स्टेट यानी आइस की स्ट्रक्चर। चूँकि वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, पिछले वीडियो में, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है वाटर मॉलिक्यूल्स में। वाटर मॉलिक्यूल्स में चूँकि हाइड्रोजन परमाणु एक तो ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड है, तो ये हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इस प्रकार इस एक वाटर मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन की उपस्थित दो लोन पेयर चार मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। वाटर में ये वाटर मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं तथा टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, जिसके कारण वाटर लिक्विड स्टेट में, चूँकि पास पास में, तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, H2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो H2 वेपर फेज में रहता, गैस स्टेट में रहता। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण किस में, लिक्विड स्टेट में। और वाटर में ही वाटर की सॉलिड स्टेट भी होती है, इसको हम बर्फ़, आइस में हम देखते हैं कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा एक ओपन केज क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। अब ओपन केज पिंजरे के नुमा स्ट्रक्चर होने के कारण उस बर्फ़ में पर यूनिट एरिया में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसकी संख्या कम हो जाती है। पर यूनिट एरिया में वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो इसकी जो डेंसिटी है वह कम हो जाती है, सॉलिड स्टेट की इसमें डेंसिटी कम होती है, जिसके कारण जो बर्फ़ है वह पानी पर तैरती है। अब देखो, हम जानते हैं कि जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं। पास पास रहने के कारण उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण पर यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा होती है और उसका जो डेंसिटी है वह लिक्विड से ज़्यादा होती है। लेकिन जो पानी के केस में, बर्फ़ में जो डेंसिटी है, बर्फ़ चूँकि वाटर का H2 मॉलिक्यूल्स की सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट की यहाँ पर डेंसिटी लिक्विड स्टेट से कम होती है। इसी में अपने एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो आंसर क्या होगा, 4 मॉलिक्यूल्स। एक वाटर मॉलिक्यूल्स 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये बात होगी अपने H2 मॉलिक्यूल्स की। दूसरा एग्जांपल कि HF एग्जिस्ट एज ए लिक्विड स्टेट वेयर एज वाटर कैन एग्जिस्ट एज ए सॉलिड आइस। यानी कि HF एक लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो पानी है, वाटर मॉलिक्यूल से H2O, वह बर्फ़ यानी सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा क्यों? देखो, यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होने के कारण जो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वह H2O मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब HF मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में होने चाहिए H2O की तुलना में। लेकिन होता क्या है कि H2O में एक मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि HF में HF मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। एक तो इस H के द्वारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, और एक ये फ्लोरीन पे जो लोन पेयर्स हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। यानी HF में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि H2O में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जिसमें जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो उसमें मॉलिक्यूल उतने ही ज़्यादा पास आएंगे, और जितने ज़्यादा पास आएंगे, मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन जितना ज़्यादा होगा, तो वह सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब अगली बात आती है H2O एग्जिस्ट एज ए लिक्विड वेयर एज H2S एज ए गैस। H2O लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन H2S गैस फॉर्म में होती है। क्यों? इसका आंसर क्या होगा? देखो, H2O मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अपन पढ़ चुके हैं कई बार। और H2S में जो हाइड्रोजन है वो सल्फर के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड है। किसके साथ जुड़ा हुआ है?
सल्फर के साथ, और सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की तुलना में कम है, जिसके कारण, और साथ ही जो सल्फर की साइज है, चूँकि ये थर्ड पीरियड्स का है एलिमेंट, तो सल्फर की साइज़ बड़ी होने के कारण जो इससे कोवलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम होता है उस पर यह पॉजिटिव चार्ज कम आएगा, यानी कि उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इतना नहीं आ पाएगा कि वो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। इसलिए H2S के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, और वान डेर वाल्स फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से कम होती है, इसलिए H2S गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यह लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वह है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को किस प्रकार से अफेक्ट करती है। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, तो जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड में चेंज हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज होता है, बॉयल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो सॉलिड से जब लिक्विड बन रहा है तब उन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर हो रहे हैं, तभी तो मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं। और जैसे लिक्विड से गैस में बदलता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि उनका एसोसिएशन और भी ज़्यादा कम होगा, यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है। मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, और वो के इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करती है। क्यों करती है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है जिसके कारण उनको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए यहाँ वाटर, मेथनॉल और ये ईथर है, डाइमेथिल ईथर, मेथाइल अल्कोहल और H2O दे रखा है। तो इनमें अपन देखते हैं कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। मेथनॉल से में ऑक्सीजन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि ईथर में ऑक्सीजन से क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन। ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है मेथनॉल से, और मेथनॉल का ज़्यादा होता है ईथर से। इसी प्रकार एसिड और अल्कोहल जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, में एसिड की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है। और क्योंकि जो एसिड है, एसिड में ये देखो कार्बोनिल जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये भी दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो एसिड में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, जबकि अल्कोहल में केवल ये 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ 1 से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसीलिए जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा। इसी प्रकार ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की जो मेल्टिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल से ज़्यादा होगा, और डाईहाइड्रिक का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ट्राईहाइड्रिक में 3 OH ग्रुप होते हैं, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। इसी प्रकार 1 डिग्री एमीन की ज़्यादा होती है 2 डिग्री एमीन से, और 3 डिग्री एमीन में सबसे कम। क्योंकि यहाँ पर जो 1 डिग्री एमीन है इसमें नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि 3 डिग्री एमीन्स में नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए 3 डिग्री एमीन्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो 1 डिग्री में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। फिर
2 डिग्री एमीन का और सबसे कम 3 डिग्री एमीन का। अब बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चूँकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंट्रामोलिकुलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, एक ही मॉलिक्यूल में जो ग्रुप्स होते हैं उन्हीं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो हाइड्रोजन एटम है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वह उसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो वह हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा, जिसके कारण उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब वो दो मॉलिक्यूल्स में अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या पाया जाता है, ओनली वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उपस्थित होगा। और वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम होती है। इसीलिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है वह दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स राइज टू रिंग फॉर्मेशन, क्योंकि अपन ने देखा कि इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें चिलेट रिंग बनती है, कि रिंग का निर्माण होता है। ओनली वन डेर वाल्स फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो, या डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF, HCl, HBr और HI, इनका बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वान डेर वाल्स फोर्स के। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, वान डेर वाल्स फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ HI का मॉलिक्यूलर मास HBr से ज़्यादा होता है, HBr का HCl से और HCl का HF से। तो होना तो क्या चाहिए था, HI का सबसे ज़्यादा, फिर HBr का, फिर HCl का और फिर सबसे कम HF का। लेकिन HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण, अब चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो वान डेर वाल्स फोर्स से भी ज़्यादा होती है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण HF की जो बॉइलिंग पॉइंट है वह HI, HBr और HCl तीनों से ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा HF, फिर HI, फिर HBr और सबसे कम HCl। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल के लिए जो एसिटिक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, लेकिन चूँकि एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, और ये हाइड्रोजन भी दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए एसिटिक एसिड जो है वह डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वह दुगना प्राप्त होता है। कितना आता है, 120। जो वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी मेथड है उसके द्वारा जब इसका मॉलिक्यूलर वेट मेजर किया जाता है तो कितना आता है, 120, जबकि होना कितना चाहिए था, 60। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका डबल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली जो प्रॉपर्टी है वह है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी हम सब जानते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, सेम में घुलता है। तो वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को घोलेगा, साथ ही वाटर पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी घोल सकता है। लेकिन चूंकि वाटर है वह कुछ नॉन पोलर कंपाउंड्स जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं उनको भी घोलता है, उनको भी वो भी सोल्यूबल होते हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि वाटर में जो OH ग्रुप है, ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वह पानी में आराम से घुल जाएगा, तो उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ग्रेटली इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से हो रही है एग्जाम में हम देख सकते हैं। दूसरा जो एसिटिक एसिड है यह भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है हम देख सकते हैं। ये दोनों वाटर में घुलते हैं, सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इसी प्रकार ग्लूकोज, फ्रक्टोज वाटर में डिजोल्व होते हैं। कीटोन देखो, CH3 C डबल बॉन्ड और कीटोन ईथर एल्केन, ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एल्केन्स में जो हाइड्रोजन है वह कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कीटोन में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कीटोन में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट
होती। ईथर ईथर में डाई एथाइल ईथर, डाई मेथिल ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है क्योंकि CH3 की साइज़ एथिल से छोटी होती है। लेकिन डाई एथाइल ईथर C2H5 वो C2H5 वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो C2H5 है एथिल जो ग्रुप जुड़ा है उसकी साइज़ बड़ी होने के कारण यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होगा जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंट होगी। अब बात करते हैं कि NH4 प्लस आयन इज़ मोर सोल्यूबल देन Na प्लस आयन इन वाटर। क्यों? NH4 जो अमोनियम आयन है NH4 प्लस ये पानी में सोडियम आयन की तुलना में ज़्यादा घुलता है। क्यों? जबकि हम जानते हैं कि जो आयन्स हैं वो आराम से डिजोल्व हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो Na प्लस है, Na प्लस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एब्सेंट है। यहाँ पर वाटर डायपोल की बात कार्य कर रहा है तो यहाँ पर आयन डायपोल इंटरेक्शन होता है जो कि एक वान डर वाल फोर्स होता है। यानी Na प्लस और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में किस प्रकार का फोर्स हुआ? आयन डायपोल इंटरेक्शन। लेकिन अमोनियम आयन में यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में, जिसके कारण यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वान डर वाल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसीलिए अमोनियम आयन पानी में सोडियम आयन की तुलना में ज़्यादा घुलता है। अब बात करते हैं एल्कोहल इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन एमीन। एल्कोहल इज मोर सोल्यूबल देन एमीन। क्यों? क्योंकि देखो दोनों में हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। एल्कोहल में जो हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि एमीन में जो हाइड्रोजन एटम है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। और हमने पहले देखा है कि जो हाइड्रोजन एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितना ज़्यादा उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण, नाइट्रोजन की तुलना में ज़्यादा होने के कारण एल्कोहल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पानी के साथ वह एमीन की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसलिए अल्कोहल पानी में आसानी से यानी ज़्यादा घुलता है। अब बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिड्यूस सोल्यूबिलिटी एज इट फॉर्म्स चिलेट्स एंड डज नॉट रेंडर हाइड्रोजन फ्री फॉर अदर मॉलिक्यूल्स। वो अपन अभी देखा ही है कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पर सेल्स एल्डिहाइड है जिसमें ये एल्डिहाइड का जो कार्बन का जो ऑक्सीजन है इस अल्कोहल की हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा है क्योंकि हाइड्रोजन मोर दो ऑक्सीजन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में, तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक चिलेट रिंग का निर्माण होता है। ये चिलेट रिंग बन गई। इस चिलेट रिंग में बनने के कारण ये जो हाइड्रोजन एटम है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वह दूसरे मॉलिक्यूल्स यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फ्री नहीं होगा तो इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वह कम होगी। यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोल्यूबिलिटी को डिक्रीज करता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, श्यानता। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा और जितना मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होगा यानी मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो उसकी श्यानता भी उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी विस्कोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वो जो सॉल्वेंट है उतना ही ज़्यादा विस्कस होगा। और इसी अपने एग्जांपल देखा H2O मेथनॉल है ईथर, तो H2O में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसको विस्कोसिटी ज़्यादा, मेथनॉल फिर उससे कम और ईथर की सबसे कम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है विच इज़ मोर वोलेटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, किसका इवेपोरेशन आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है? तो इसका आंसर भी अपन दे सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो स्ट्रक्चर ये है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ओनली वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है तो जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट, पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वह जल्दी इवेपोरेट होता है, तो जल्दी आराम से जल्दी इवेपोरेट होने का मतलब जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा। तो इन दोनों में से आंसर क्या होगा अपना? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना में जल्दी वेपोराइज होता है, जल्दी इवेपोरेट होता है।
अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो है एसिड स्ट्रेंथ, अम्ल का सामर्थ्य। तो देखो कोई भी एसिड है, अगर उसमें से हम प्रोटॉन को निकालें, H+ निकाल दें, तो H+ निकालने के बाद में अगर जो बनने वाला ऋणायन है अगर वो चिलेट रिंग के द्वारा स्टेबलाइज हो जाए तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इफ द एनाइंस आफ्टर रिमूविंग द प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड इज स्टेबलाइज बाय चिलेशन देन एसिड स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेज। एग्जाम्पल के लिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन द बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में चूंकि OH नहीं है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड यानी जिसको बोलते हैं सैलिसिलेट आयन, सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड में से H निकलने के बाद क्या बना सैलिसिलेट आयन। यहाँ पर ऑक्सीजन इस एल्कोहल के OH के हाइड्रोजन के साथ जो एसिड का ऑक्सीजन है जो ऋणायन है वह रिंग का निर्माण करता है। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है चिलेटिंग। लेकिन अगर बात करें हम 2,6-डाइहाइड्रोक्सी बेंजोएट आयन की, तो 2,6-डाइहाइड्रोक्सी बेंजोएट आयन में जो ये ऋणायन बना वह डबल चिलेशन हो रहा है। यहाँ पर देखो 2 रिंग बन रही है, तो जितनी ज़्यादा चिलेशन होगा, जितनी ज़्यादा रिंग होगी, उसका स्टेबलाइजेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, जिसके कारण 2,6-डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक की एसिड स्ट्रेंथ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोएट से भी ज़्यादा होगी, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होगी। एक एग्जांपल जैसे HI, HBr, HCl और HF। यहाँ पर HF में हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इस हाइड्रोजन को आसानी से अपन निकाल नहीं सकते। जब आसानी से नहीं निकलेगा, आसानी से नहीं निकल सकता, तो उसकी एसिड की स्ट्रेंथ कम होगी। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ देखो अमोनिया, ये NH3, CH3, NH2, एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और ट्रेस मीन्स आर वीक बेस, वाइल ये जो अमोनियम ट्रेसरी जो अमोनियम यौगिक हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रेसरी अमोनियम यौगिक हैं CH3 N+OH- ये वाटर में डिजोल्व होकर OH- आयन का निर्माण करता है, जबकि जो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और ये जो एमीन आयन है वह वाटर के साथ OH को फ्री नहीं करते, इनके साथ CH3 NH3+OH- आयन जुड़ा हुआ होता है। तो जो आसानी से OH- आयन देते हैं उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है, और इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये वाटर में आसानी से डिसोशिएट नहीं होते हैं। आसानी से डिसोशिएट नहीं होंगे तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होंगी।